हेलो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि हम सॉलिड स्टेट्स को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ने में हमने सबसे पहला पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। ऐसे केसेस में हमारा सॉलिड्स दो टाइप में क्लासीफाई हो सकता है, जिसमें पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकंड है हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्या होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, इनको देखते हैं इन दोनों में डिफरेंशिएट कर कर। तो देखेंगे सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक प्रॉपर 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैंने ये पार्टिकल बनाया, ये डायग्राम बनाया है। इसमें जो ये ग्रीन पार्टिकल्स हैं, ये सामने वाला पार्टिकल है, और ये रेड डॉटेड पार्टिकल ठीक इसके पीछे जो पार्टिकल होगा वो है। और ये इस तरह से एक क्यूब का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। तो दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट। ऐसे पार्टिकल्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे। अब आते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में। नो प्रॉपर एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इनका अरेंजमेंट इररेगुलर होता है। हम देख सकते हैं इनके पार्टिकल्स इधर उधर अरेंज हैं। आप कोई भी प्रॉपर शेप नहीं बना सकते। अगर बन भी रहा होगा तो वो शेप एक दिखेगा या ज़्यादा से ज़्यादा दो दिखेंगे। ठीक है, तो इसी पे है हमारा सेकंड पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इस क्यूब के फॉर्म में हैं, तो ऐसे ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लो आप लोगों ने डिसाइड करा हम एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप उठेंगे तो उसके बाद पढ़ने बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने कंटिन्यू करी, और आप इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आप कल उठे, आप पढ़ने बैठे, नेक्स्ट डे उठे, पढ़ने बैठे, और ऐसे साल भर आप रोज़ मॉर्निंग में उठे और पढ़ने बैठे। ये होता है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक लंबे रेंज तक हमने एक ऑर्डर फॉलो किया हुआ है। तो इसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो हमें ये एक सिंगल 3D अरेंजमेंट दिख रहा है, ये बहुत लंबी रेंज तक दिखेगा। मतलब इसके लेफ्ट में भी, इसके राइट में भी, इसके ऊपर, इसके नीचे, बहुत लंबी रेंज तक इस तरह के क्यूब्स दिखाई देंगे, और ये अरेंज होके हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे। लेकिन एमॉर्फस के केस में आता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? हम कल उठे, हम पढ़ने बैठे, हम परसों उठे, हम फिर पढ़ने बैठे, नेक्स्ट डे आ गया संडे, हमने कहा यार संडे तो फन डे होता है, आज तो फन करेंगे, तो सो जाते हैं। और फिर क्या हुआ? मंडे को हम उठ नहीं पाए, हमारा पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। तो इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो चीज़ हम छोटी रेंज तक फॉलो कर पाए। तो अगर इसमें कोई शेप बनता दिखेगा तो एक दो, फिर गायब, फिर कोई और ही शेप दिख रहा है। ठीक है, तो इसका शेप इर्रेगुलर हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑन कटिंग विद अ शार्प नाइफ 2 न्यू स्मूथ सरफेसेस आर ऑब्टेन्ड। अगर मैं इस क्यूब को बीचों बीच एक शार्प नाइफ से कट कर दूं, एक नाइफ से कट कर दूं, तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये एक सॉलिड है, इसको मैंने बीचों बीच कट करा और ये अलग हो गया, तो मुझे ये दो नई सरफेस मिली। कट करने पे ये दो नई सरफेस मिली। तो इन दो नई सरफेस जो मिलेंगी ये हमारी स्मूथ होती हैं। दीज न्यू सरफेसेस आर स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस मिलेंगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में ऑन कटिंग विद अ शार्प नाइफ 2 न्यू रफ एंड इरेगुलर सरफेसेस आर ऑब्टेन्ड। दो नई सरफेस तो मिलेंगी लेकिन वो रफ होंगी, इरेगुलर होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चौक को बीचों बीच काट दूं तो क्या होगा? वो चौक
हमें स्मूथ सरफेस नहीं देगी। तो इस तरह की चीज़ें हमारी कहलाती हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं सॉल्ट ले लूँ और मैं बोलूँ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ पॉइंट जहाँ पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैंने कहा कि सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, तो 145 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे सॉल्ट को सॉलिड रहेगा, 149 पहुँच गए सॉल्ट सॉलिड रहेगा, लेकिन 150 पे इंस्टेंट सॉल्ट मेल्ट हो जाएगा। हमें 151 भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं, दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग। मतलब क्या है? मेल्ट होना शुरू हुए, जैसे कोई चीज़ हमें मेल्ट करनी है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है। अगर मैं बोलूं कि प्लास्टिक की मेल्टिंग रेंज है 135 टू 145 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? 135 डिग्री सेल्सियस पे प्लास्टिक हमें मेल्ट होता दिखने लग जाएगा, लेकिन वो 145 टेम्परेचर ले जाने तक मेल्ट होता रहेगा। अभी उसमें सॉलिड फॉर्म भी रहेगी, लेकिन 145 पे पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो इसकी एक रेंज होती है मेल्टिंग की, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आवर शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सबसे पहला सवाल, एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी मतलब एक तरह की एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? फ्यूजन की एनर्जी मतलब एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो अगर हमारा सॉलिड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटली मेल्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी शार्प होगी, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं होगी, डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हमें पता है इसकी मेल्टिंग की एक रेंज है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड करती रहनी पड़ेगी, तब जाकर ये कहीं मेल्ट होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन के केस में इंस्टेंट एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ये मेल्ट। नाउ अनदर पॉइंट इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर मीन्स that it will show different properties in different directions। अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, अगर आपको एक बड़ा क्रिस्टल डायमंड का मिल जाए और आप उससे लाइट पास करें, तो अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से लाइट पास करेंगे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगी, लाइट सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। इसका मतलब ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर है, हर डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। लेकिन हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट दे शो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन से एक तरह की ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं होंगी, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसों को बोलेंगे हम एमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। ट्रू, सच्चे सॉलिड्स होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बट एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मीन्स फॉल्स, ये हमारे, इनको हम नकली सॉलिड्स बोलते हैं। उसके पीछे रीज़न है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, डायमंड, हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, शुगर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इनका रेगुलर 3D अरेंजमेंट होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, कट करने पे स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट देंगे,
शार्प इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है इनकी, एनआइसोट्रॉपिक हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, और ट्रू सॉलिड्स है। बट हमारे एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, नाइफ से कट करने में इरेगुलर शेप्स देंगे, ठीक है, स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। उसके बाद रेंज ऑफ मेल्टिंग होगी, तो रेंज ऑफ मेल्टिंग है, इसी वजह से इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनमें नहीं होगी, ठीक है। देन दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे विल शो सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। देन दे आर स्यूडो सॉलिड्स, दे आर फॉल्स सॉलिड्स। अब इनको हमने फॉल्स क्यों कहा, उसके पीछे रीज़न है। उसका रीज़न हम समझेंगे इस ग्लास के बारे में बात करके कि ग्लास की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इसको हम नकली सॉलिड्स कहते हैं। तो अब देखते हैं कि वाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स, क्यों हम इन्हें नकली बोल रहे हैं। इसका रीज़न देखेंगे ग्लास का एग्जाम्पल लेके। ग्लास हमारा एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, एक ऐसा लिक्विड जिसको हमने हार्ड कर दिया है। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उस केस में कि उस बिल्डिंग में जो ग्लास है उसका नीचे का पोर्शन थिक है और ऊपर का पोर्शन पतला हो चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं मान लूँ कि ये हमारी कोई ग्लास शीट है, ये हमारा कोई एक ग्लास है, इसके अंदर इसके पार्टिकल्स होंगे, तो एक्चुअली होता क्या है, टाइम के साथ साथ इन पार्टिकल्स में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे स्लोली टाइम के साथ ये इन पार्टिकल्स को नीचे को ड्रैग करने लग जाता है और धीरे धीरे ये पार्टिकल्स नीचे पोर्शन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और अपर पोर्शन से रिमूव हो जाते हैं। अपर पोर्शन में काफ़ी कम पार्टिकल्स बचेंगे बट लोअर पोर्शन में इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ग्लास जो होता है वो नीचे पोर्शन में थिक और ऊपर पोर्शन में थिन रह जाता है। इसीलिए ये सॉलिड तो नहीं करेगा, सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं कर सकते चाहे टाइम के साथ हो। इसी वजह से हम इनको स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, नकली सॉलिड्स, क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। इनके पार्टिकल्स, देयर पार्टिकल्स ऑफ ग्लास कैन फ्लो। काफ़ी टाइम लेंगे, एक बहुत स्लो रेट पे होगा, लेकिन ये चीज़ होगी। और यही रीज़न है कि हम एमॉर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब हम इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। उस बेसिस पे हमारी 4 क्लासिफिकेशंस हैं जिसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So I am requesting you again, if you are studying from us, please do subscribe to our channel and join us. Thank you so much.